ना। श्रवण समाज की मजबूरी है, मायावती जरूरी है। यूजीसी का नोटिफिकेशन आया है। ये यूजीसी का नोटिफिकेशन, ये रेगुलेशंस 2012 में भी थे, यूनिवर्सिटीज में आमतौर पे आते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ जातियों को आपस में लड़ाने के लिए कराया गया है, वो सीधा सीधा नजर आता है कि सरकार में बैठे कुछ लोगों की मंशा है कि देश में जाति के नाम पे तनाव बढ़े, देश का नौजवान जो है मूल मुद्दे से उसका ध्यान भटके, और हमारी जो नौजवान पीढ़ी जिसके दिमाग में जाति या मजहब के कोई आपस के वैर विरोध की बात होनी ही नहीं चाहिए। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो हैं, वो शिक्षा के मंदिर हैं। जी की आज भारत देश को जरूरत है एक प्रधानमंत्री के रूप में। इसको आप एनालिसिस करके कह रहे हैं, बिल्कुल अंदर से कह रहे हैं, भावना से कह रहे हैं, मतलब क्या आपका ये देखो एक बड़ी बात आई आज आपकी तरफ। कागज से जाति आप नहीं खत्म कर पा रहे हो तो समाज से खत्म कैसे होगी? दो पढ़ने वालों को भाई भाई माना गया है। अब वो आपस में जाति देख के यदि उठना बैठना शुरू कर देंगे, वो अगर जाति देख के देखने लगेंगे कि उसने मेरे को ये मेरे कहने से काम नहीं करा, मेरे को मोटरसाइकिल नहीं दी, गाड़ी नहीं दी, मेरे नंबर कम लगाए, मेरे से ये नहीं करा, और वो जाति के नाम पे कंप्लेंट फाइल होने लगेंगी, कोर्टों के और थानों के उनको चक्कर काटने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटीज की जो कमेटियां हैं वहां चक्कर काटने पड़ेंगे, तो शिक्षा के मंदिर कहाँ रह जाएंगे? जिस मायावती के ऊपर ये ठप्पा लगता है कि वो इस प्रकार की राजनीति करती, इस प्रकार की जातियों की राजनीति करती है, उन्होंने इस चीज को समझा और इसमें सुधार किया। अगर जाति की बराबरी जो है वो व्याकरणताएं हैं, तो एससी में जितनी जातियां आपस में ब्याह करती, पुनिया साहब, बिल्कुल राइट। ओबीसी में जितनी जातियां आपस में करती हैं, ओबीसी में गुज्जर भी है, यादव भी है, कुमार भी है, लोहार भी है, करे हैं आपस में ब्याह। एससी में हमारे रविदासिया चमार समाज भी है, वाल्मीकि समाज भी है, दानक समाज भी है, करते हैं आपस में। विशेष तौर पे तो राजपूत हैं, जाट हैं, वो तो शोषणकर्ता हो गए। और जिन्होंने 600 साल तक देश पे राज कराया मुसलमानों ने, तो वो 380 से ज्यादा जातियां वो पीड़ित, जिन्होंने 600 साल देश पे राज कराया है, तलवार के दम पे राज कराया है, जुत्ती की नोक पे जिन्होंने धर्म को और हमारे उसको रखा है, अब वो पीड़ित कैसे हो गए एकदम से? जाट अकेले निकाल रखे थे, जाट के साथ 5-7 और जातियां जोड़ दी खुद ही। अब जाओ तुम भी जैसे जाटों को पीटा, तुम्हारा भी इलाज करेंगे। क्या आपको लगता है कि कुछ लोग बीजेपी में चाहते हैं कि योगी जी हार जाएं? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको शिक्षा की दुनिया, यूनिवर्सिटीज की दुनिया। मैं उस दुनिया की बात कर रहा हूं साथियों, जिस दुनिया से जब होनहार छात्र निकलते हैं तो वो देश का नाम रोशन करते हैं, देश के निर्माण में बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं। और अब एक नई रेगुलेशन आई है, एक नोटिफिकेशन आया है, यूजीसी का नोटिफिकेशन आया है, उसको लेकर एक कोहराम मच गया है। कई सारी बातें उत्पन्न हो रही हैं, कई तरीके का विरोध भी सरकार को झेलना पड़ रहा है। आखिर माजरा क्या है? क्या जो विरोध करने वाले हैं उनकी बात में दम है? क्या इस नोटिफिकेशन में कोई कमी है? और कमी है तो क्यों है? और उस कमी का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई अच्छी राजनीति है? इन सारी बातों की चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ आप जानते हैं, इस चेहरे को परिचय के मोहताज नहीं है, भाई संदीप भारती बुडाना। अनेक मौकों पर आपको ये लड़ते हुए दिखाई भी दिए हैं। यहीं बुडाना गांव में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था जिसकी अगुवाई जी संदीप भारती जी कर रहे थे। इसके अलावा और कोई सामाजिक आंदोलन हो, सामाजिक मुद्दे हो, वहां पर हमेशा अग्रणी भागीदारी में रहते हैं। तो भाई साहब राम राम। राम राम जी। ग्रामीण भारत के सभी दर्शकों को, भाइयों को राम राम। देखिए, जो यूजीसी की नोटिफिकेशन आई है, वैसे तो छात्रों का काम होता पढ़ने का, लेकिन छात्र मतलब इन विषयों को लेकर उलझ जाते हैं। जहां उनको पढ़ाई करनी होती है उनको इन मोर्चों पर भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये देश का दुर्भाग्य है। दूसरी बात, इस प्रकार की जो नोटिफिकेशन आती है, क्या वो बगैर तैयारी की आती है? क्या उसमें सभी समुदाय के सभी लोगों की भागीदारी नहीं होती, उनसे सलाह मशवरा नहीं होता? तो अगर इस प्रकार से नोटिफिकेशन आएंगे तो ये हमारे समाज के लिए कितनी घातक है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों ने, देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने भारत के इतिहास से, हमारी संस्कृति से और हमारे जो जीवन मूल्य हैं भारतीय संस्कृति के, उनसे नहीं सीखा है। अच्छा। वर्तमान जो दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है कि राज को कैसे हासिल करा जाए, फिर उसको कैसे बरकरार रखा जाए। अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ी नीति इस देश को, दुनिया को दिखाई थी कि आप मुट्ठी भर होके भी हजारों लाखों करोड़ों लोगों पे राज कर सकते हो यदि आप उनको बांटने में सफल हो जाओ।
तो अंग्रेज जो बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति से 200 साल इस देश पे राज करके गए थे, जिस देश में करोड़ों की संख्या में लड़ाके लोग मौजूद थे, जिसमें सैकड़ों तो ऐसे राजे थे जिनकी बड़ी बड़ी सेनाएं थी, जिसमें राजपूत, जाट, अहीर, गुज्जर जो मार्शल कम्युनिटीज हैं जिन्होंने लाखों की संख्या में अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई लड़ी, वो मौजूद थी, जिसमें बुद्धिजीवियों का भी बहुत बड़ा वर्ग मौजूद था। तो अंग्रेज इतने खिलाफ के माहौल में भी 200 साल राज करके जो नीति दे के गए, दोनों पार्टियों ने उसी नीति को पकड़ रखा है। जाति के नाम पे लोगों को लड़ाओ, जाति के नाम पे नहीं लड़ती हैं, कहीं ऐसा मामला नहीं बनता है, मजहब के नाम पे लड़ाओ और अपने राज को आगे से आगे मेंटेन रखो। दूसरी इसमें पुनिया साहब एक बात पिछले कुछ सालों में तैयार हुई है, वो है पूंजीवादी तंत्र। देश में भी और जितना हम दुनिया में देख रहे हैं, पूंजीवादी तंत्र हावी हो चुका है। जो समाजवाद की सोच थी कि हर आदमी के हाथ में संसाधन होने चाहिए, वो नहीं रही है। और पूंजीवादी तंत्र जहां जहां है वो यही प्रयास करते हैं कि लोग एकजुट होके, और जो लूट और शोषण का मामला है, अब हमारे देश के 100 लोगों के पास हमारे देश की 40% के लगभग संपत्ति है। बहुत बहुत बड़ी बात है। 40% का मतलब हो गया जी लगभग 50 करोड़। देश के 100 लोग जो हैं वो 50 करोड़ के बराबर के संसाधन जमाए बैठे, कब्जा करे बैठे। अब जो जिन लोगों ने ये कर रखा है उन्होंने मेहनत तो करी नहीं होगी इतनी ज्यादा, जितना एक मजदूर से भी कम मेहनत करी होगी, लेकिन वो पूंजीवादी हमारी व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, जिसके पास पूंजी आएगी उसके पास वो जुड़ती जाती है, मल्टीप्लाई होती जाती है, गरीब है गरीब होता जाता है, अमीर अमीर। तो ये जो पूंजीवादी तंत्र है, चंद लोग जिस पे कब्जा करे बैठे हैं, ये नहीं चाहते कि आम जो लोग है, आम जो हमारा जनमानस है, वो कभी इस पूंजी की लूट के खिलाफ और संसाधनों के केंद्रीकरण के खिलाफ उसके दिमाग में कभी बातें आए। इसलिए उसके दिमाग में ये कभी धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे कोई पाखंड बताने वाला होगा और कोई उसका विरोध करने वाला होगा, कभी जाति के नाम पे कोई कुछ कहने वाला, कोई उसका विरोध करने वाला होगा, कहीं आरक्षण के नाम पे, टुकड़े के नाम पे लोगों को लड़ाएंगे, कभी जाति के नाम पे ये SC एक्ट और इन नामों पर लड़ाएंगे। तो ये सारी जो लड़ाइयां चल रही हैं, पार्टियों के द्वारा चलाई जा रही हैं, या मान ले इस तरह के जो समाज में लोग हैं उनके द्वारा चलाई जा रही हैं, इसमें पार्टियों की मंशा तो इतनी है कि हमारा राज मेंटेन रहे, सत्ता हमारे हाथ में रहे, तीसरे चौथे के पास ना जाए। और ये पूंजीपति जो तंत्र है, इसकी मंशा ये रहती है कि हमारी जो लूट, हमने जो तंत्र खड़ा कर रखा है, गरीब को लूट के ही तो संपत्ति इकट्ठी होती है, आसमान से तो गिरती नहीं। तो इस लूट के तंत्र के ऊपर कोई आवाज ना उठे, लोग आपस में ही सिर उड़ाते रहे, टकराते रहे। UGC का नोटिफिकेशन आया है, ये UGC का नोटिफिकेशन, ये रेगुलेशंस 2012 में भी थे, यूनिवर्सिटीज में आमतौर पे आते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ जातियों को आपस में लड़ाने के लिए कराया गया है, वो सीधा सीधा नजर आता है कि सरकार में बैठे कुछ लोगों की मंशा है कि देश में जाति के नाम पे तनाव बढ़े, देश का नौजवान जो है मूल मुद्दे से उसका ध्यान भटके, और हमारी जो नौजवान पीढ़ी जिसके दिमाग में जाति या मजहब के कोई आपस के वैर विरोध की बात होनी ही नहीं चाहिए। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो हैं, वो शिक्षा के मंदिर हैं। में शिक्षा व्यवस्था को तो बहुत, गुरु शिष्य के संबंध को तो बहुत पवित्र संबंध माना गया है, दो पढ़ने वालों को भाई भाई माना गया है। अब वो आपस में जाति देख के यदि उठना बैठना शुरू कर देंगे, वो अगर जाति देख के देखने लगेंगे कि उसने मेरे को ये मेरे कहने से काम नहीं करा, मेरे को मोटरसाइकिल नहीं दी, गाड़ी नहीं दी, मेरे नंबर कम लगाए, मेरे से ये नहीं करा, और वो जाति के नाम पे कंप्लेंट फाइल होने लगेंगी, कोर्टों के और थानों के उनको चक्कर काटने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटीज की जो कमेटियां हैं वहां चक्कर काटने पड़ेंगे, तो शिक्षा के मंदिर कहाँ रह जाएंगे? में जो गांवों में राजनीति होती है ना, सरपंची की राजनीति के केंद्र बन जाएंगे। बहुत सही कहा। तो ये जो कराया गया है पुनिया साहब, ये देश को बर्बाद करने की, क्योंकि शिक्षा जो है, हम यही तो बात कहते हैं ना, बोला देश को सुधारना है तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारना। लंबे समय से कहा जा रहा है कि शिक्षा ही समाज का उत्थान कर सकती है, शिक्षा ही जो ये पुराना ढर्रा था, जो जातिगत भेदभाव थे, उनको दूर कर सकती है। शिक्षा से ही हम एक समान आ सकते हैं, और शिक्षा में ये व्यवस्था ये लागू कर रहे हैं, तो फिर ये एक समान लाने वाली बात कहाँ हो रही है? तो फिर समान कुछ कह रहे हैं, हो कुछ तो कहने का, मान लो ये जो कहते हैं उसको तो छोड़ दो, अंदर खाते हुए ये कहते हैं कि बीजेपी का जो नेतृत्व है वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहता है। अब ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये वैसे तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, यहाँ तो खुद ये काटने पे तुले हुए हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि वे मुसलमानों ने ये कराया वो कराया, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपको बता दूं, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में 80 से ज्यादा मुसलमान जातियां सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में, और प्रदेश के स्तर पे अगर बात करें, अलग अलग स्टेटों की जोड़ें, तो 300 से ज्यादा मुस्लिम जातियां हैं जिनको इस ओबीसी में लाके और पीड़ित घोषित कर दिया गया, शोषित घोषित कर दिया गया है, जिनके कंधों पे आप हिंदुत्व का भार, विशेष तौर पे तो राजपूत हैं, जाट हैं, वो तो शोषण करता होगे। और जिन्होंने 600 साल तक देश पे राज कराया मुसलमानों ने, तो वो
380 से ज्यादा जातियां वो पीड़ित हो, मतलब कोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी की मैं अगर बात कर लूं ना, ये बहुत बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं, मतलब कोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी अगर मैं बात कर लूं, क्योंकि क्या है कि बीजेपी के कुछ भाई कुतर्क देते रहते हैं, नहीं ये तो ऐसे हो जाता है, ये भाई नाराज हो जाते हैं, और मान लिया चलो बुरे से बुरी मान लेते हैं, दलित भाइयों के साथ कुछ गलत होता है, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। जिन्होंने 600 साल देश पे राज कराया है, तलवार के दम पे राज कराया है, जुत्ती की नोक पे जिन्होंने धर्म को और हमारे उसको रखा है, अब वो पीड़ित कैसे हो गए एकदम से? सेंट्रल ओबीसी लिस्ट है, मैं कल पढ़ रहा था, तो भाई वो सैकड़ों की संख्या में जो मुसलमान जातियों को आपने एक ये अम्ब्रेला दे दिया, कवच दे दिया, एक ब्रह्मास्त्र दे दिया, उसके बाद आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र या सनातन ये बात कहने के आप अधिकारी रह जाते हैं? मैं श्री नरेंद्र मोदी और उनके खास लोगों से कहना चाहता हूं, जो आप पिछले 15 साल से पीट रहे हो, वे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इकट्ठा करेंगे, वो करेंगे, ये तो आप औरंगजेब वाली चाल पे चल पड़े हो। तो फिर क्या डांडा साहब, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं? भाई इनके तो दिखाने के भी कुछ और हैं, असली दांत तो कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और और खाने के 3 तरह के दांत हो रहे हैं इनके पास। 3 तरह के दांत? 2 तरह के सुनते थे हम भी, 3 तरह। हाँ, ये 3 तरह के दांत हैं। इनके असली दांत का तो भगवान जाने क्या दांत है, क्योंकि ये तो आमतौर पे मानते ही थे कि भाई हिंदू, थोड़ा सा इनके मन में वो है कि हिंदुत्व का थोड़ा सा मानते हैं हम, हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा का या इस संस्कृति को बढ़ाने का काम करेंगे। ये तो संस्कृति से बिल्कुल विपरीत चलने वाली बात है ना। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति तो जोड़ने की बात करती है, कोई कमजोर भाई है उसको सहारा देने की बात करती है, और पहले से किसी चीज को डिफाइन करने वाली तो बात ही नहीं होती। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आप ये बताइए, जिन बच्चों के मन में एकता का सबसे पहला नारा होना चाहिए कि देश के लिए हम सब एक हैं, धर्म की बात ना भी करे तो, वहां उनके दिमाग में क्या रहेगा कि यार फलाना आदमी है ना, मेरे से मिलके नहीं चलता है। अब कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, ग्रुप बने हैं, बनाए हैं, अगर किसी को अकेला कोई रहता है उसको तोड़ना तो बिल्कुल आसान है। एक कंप्लेंट दिलाओ किसी एससी वाले भाई से, दे दे इसकी कंप्लेंट, भाई हमारे साथ नहीं रहता तो जेल देखनी पड़ेगी। तो जहां एकता सिखाई जानी चाहिए देश के प्रति, वहां अगर आप समाज के टुकड़े करने की उनको शिक्षा और ट्रेनिंग कह सकते हो आप इसको, तो ट्रेनिंग है, 5-7 साल बालक यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, ट्रेनिंग लेके जाएगा कि भाई कैसे जोड़ घटा करी जाती है। और ये जो कहने वाली या समझने वाली जो नीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 साल से भाजपा की, वो इसका मतलब मान के चलो कि वो तो बिल्कुल ही कहते हैं ना उल्टा काम है। दिशा तो हम ये सोच रहे थे, चलिए चलो दाएं बाएं रहे थे, लेकिन निकले तो बिल्कुल ही और कुछ मामला निकला। मैं कह रहा हूँ 350 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को जब ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कानून के दायरे में लाके, ब्राह्मण, बनिया, जाट और पंजाबी, राजपूत, इनको ये कोने में लगा रहे हैं, तो इनका तो मेरे ख्याल से इनके सिवा दूसरा कोई बता नहीं सकता कि ये चाहते क्या हैं, ये कैसे देश को मजबूत करना चाहते हैं, कैसे समाज को मजबूत करना चाहते हैं। और पुनिया साहब, ये जो आगे जो होने वाला है, तो फिर क्या इसमें आपको वोट बैंक की बू नजर आ रही है? देखो, वोट बैंक की बू इसमें पुनिया साहब मेरे को लगता है कि जब कहते हैं ना भाई जानदा के पैर हैं, हरियाणवी में कहावत है, आदमी को कई बार वहम हो जाता है, इनको हो सकता है लगने लगा हो कि भाई ये जो अपर कास्ट हैं ये तो तुम्हारे गुलाम हो रहे हैं, ब्राह्मण, मणिया, पंजाबी, ये तो देंगे, वाके जाएंगे कहाँ? क्योंकि राहुल गांधी ने तो ऐसी व्यूहरचना कर रखी है, कोई सनातन की बात करने वाला आएगा नहीं, तो इनके पास भागने को रास्ता नहीं है। तुम ये ओबीसी आबीसी को इनको पक्के बांध लो, हो सकता है इनके दिमाग में ये हो बात, लेकिन पुनिया साहब ये जो जिस तरह का लोगों ने रिएक्ट कराया है ना तो ऐसे इनके साथ जाना, अलग अलग कारणों से चीजें जुड़ी हुई हैं। ओबीसी जाति के नाम पे यूपी का ओबीसी जो है, बिहार का जो ओबीसी, उसके अपने क्षेत्रीय नेता हैं, वो भी इनके साथ नहीं जाना है। तो जो ओबीसी का बड़ा चंक है वो तो इनके खिलाफ है, एससी का बड़ा चंक है वो तो इनके खिलाफ है, लेकिन फिर भी अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ये वो हरियाणा वाली बात है, जानदा के पैर हैं। आदमी को वहम हो जाता है ये काम करने से तेरे कुछ होना होगा, फायदे का काम, वो काम कई बार उल्टा होता है, सामान्य आदमी उन चीजों को समझता है। मेरे को इसमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि यूपी की जो राजनीति है, क्या ये एक ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब इनको ये पता है कि मतलब ये जो प्रैक्टिकल मुद्दे हैं ये समाज में द्वंद्व का कारण बनेंगे, टकराव का कारण बनेंगे, और इसी से आपको कहीं ज्यादा वोट बैंक मिलने की उम्मीद है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये योजना तो यूं थी लेकिन ये इनको उल्टी भी पड़ सकती है? नहीं, उल्टी तो पुनिया साहब देखो 10% लोग इस देश में जागरूक लोग होते हैं। जैसे हरियाणा में करते हैं तो ये मुद्दा यहाँ पर बड़ा सूट करता है, तो ये चीज इनको इसमें पुनिया साहब आप ये देखो, हरियाणा की अगर सिर्फ हरियाणा की बात कर ले, हरियाणा में जो जिसको पीड़ित उन्होंने घोषित कराया है SC ST प्लस OBC, हरियाणा में वो 35 से 40% है। हरियाणा में 30 से 32% जाट हैं, 8-10% ब्राह्मण हैं, फिर राजपूत हैं, फिर पंजाबी हैं, फिर बनिए हैं, रोड त्यागी, बिश्नोई, जट सिख मिला के
लगभग 55-60 जिनको अजगर जातियां भी कहते हैं। अजगर जातियां कहते हैं आप जिनको, साथ में ब्राह्मण आप उनको जोड़ लोगे, 55 से 60% हैं। इनको आपने टोटल ही उसमें ले लिया है कि इनको तो मारो, जैसे पहले जाटों कर रखा था ना, पहले तो 1 वर्सेस 35 जाट अकेले निकाल रखे थे, जाट के साथ 5-7 और जातियां जोड़ दी खुद ही, अब जाओ जाओ तुम भी जैसे जाटों को पीटा तुम्हारा भी इलाज। मजबूर अगर आपने कर दिया तो हरियाणा में फिर राज कैसे मिलेगा? ऐसी तो जातियां जो है इन्होंने SC/ST कर रखा है, वो भी सारी इकट्ठी नहीं आनी, और आएंगी क्यों? इससे ऐसा नहीं है भाई साहब कि कोई घना बड़ा किसी का भला हो जाएगा, बालक थोड़े दिन टकरा के सिर फुड़ा के मुकदमे करके अकल सबको लग जाएगी। ये जो पहले धंधा बनाया था SC एक्ट को कुछ लोगों ने, जिले के साथ 10-10 लोगों ने, अब वो जागृति का दौर है, उसमें इतना भी नहीं है कि वो सारा कुछ अपनी मनमर्जी कर पाएंगे, लेकिन तनाव की जो, टकराव की जो पोजीशन रहेगी, जिसके माध्यम से ये सोचते हैं कि कोई वोट बैंक की राजनीति हो जाएगी, अब वो संभव नहीं है। लोग अवेयर हो गए। हरियाणा के संबंध में तो मैंने संख्या भी आपको बना दी। अब देश के संबंध में पुनिया साहब, देश की राजनीति को, देश की विमर्श को और आम आदमी को समझ कहाँ से पैदा होती है? जब देश का जो समझदार इलाइट बुद्धिजीवी तबका है वो कोई ना कोई रास्ता दिखाता है। अब ये जो जातियां हैं, इनको अगड़ी जाति सिर्फ इसलिए ना कहा जाए कि इनके पास संसाधन है या नौकरियां हैं, इनके पास समझ भी है। हम कितना ही किसी को शाना मान लें, अपने आप को शाना मान लें, जो देश में इलाइट क्लास है 10%, उसका अधिकांश हिस्सा ही नहीं जातियों से बना हुआ है। आप राजनीतिक समझदार लोग या मीडिया या इलाइट जिसको हम कहते हैं, अब ये जो इलाइट तबका है, बीजेपी के वर्तमान जो नेतृत्व है, उसने बिल्कुल अपने खिलाफ कर लिया है। आप ये देख लीजिए हालात क्या है, सोशल मीडिया से अंदाजा हो जाता है, लोग चाहे बीजेपी में हो चाहे बाहर हो, खुल के खिलाफत कर रहे हैं। तो ये इनको समझ जाना चाहिए बीजेपी के वर्तमान नेतृत्व को कि देश की सोच को बनाने वाला जो तबका है, बुद्धिजीवी तबका, वो बिल्कुल खिलाफ हो गया है। अब आम आदमी इतना मूर्ख नहीं है कि सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में या तुम्हारे 5 किलो अनाज के चक्कर में या तुम्हारे SC/ST एक्ट के किसी उसके चक्कर में वो चिपका रहेगा। मेरे ख्याल से तो आत्मघाती कदम है, लेकिन इसके पीछे पुनिया साहब राजनीतिक कारण भी जो इंटरनल बीजेपी के हैं, हमारे को उस पर ऐसा तो नहीं है कि हम अंदर से सारी बातों के ज्ञाता हैं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है ना, बीजेपी का पोस्ट मोदी जो नेतृत्व है, कहीं ना कहीं मुझे उसके संघर्ष की भी इसमें कोई नजर आती है। वहां कोई आपस का एंगल चल रहा हो। आगे जो बीजेपी का नेतृत्व किसके पास जाएगा? मोदी जी के पास। आपस की जो उनकी तनातनी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं यूपी के चुनाव के संबंध में ऐसा घटाने बढ़ाने का मामला ना। क्या आपको लगता है कि कुछ लोग बीजेपी में चाहते हैं कि योगी जी हार जाएं? मेरे को ऐसा ही लग रहा है, चीजें इसी दिशा में जा रही हैं। जब आदमी ज्यादा ताकतवर हो जाता है ना, फिर वो अपने पैर काटना शुरू कर देता है, वो अपने से लड़ना शुरू कर देता है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी ताकतवर हो गई थी, हराने वाला कोई नहीं लग रहा था, तो फिर आपस की जो टसल है ना कि मैं बनूं, जैसे कांग्रेस वाली, कांग्रेस की राह पे चल पड़ी। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि एक जमाने में कांग्रेस है ना, ऐसे मजबूत होती होती अपने आप इसी राह पर आ गई थी, फिर किसी और को जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही हार गई। अब बीजेपी कहीं ना कहीं धीरे 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 उसी मोड पर आ गई है। अब बीजेपी के अंदर भी एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक वर्ग को आप ये कह रहे, एक वर्ग को ये लग रहा है कि नीचे से जो नेतृत्व आ रहा है, बहुत मजबूत नेतृत्व आ रहा है, और फिर मतलब उसको अभी से रोक दिया। हाँ, अभी से पहले कदम पे उसको मार लिया जाए ना। तो देखो पुनिया साहब, हमारे जैसे हम तो सामान्य आदमी हैं, उनके पास तो तनख्वाह लेने वाले वैज्ञानिक समझदार बैठे हैं, इंटेलेक्चुअल बैठे हैं। देश का, हमारे को तो ये चीजें 1 महीने के बाद में समझ में आती हैं, उनको करने से पहले देश का टेम्परेचर पता चल जाता है, कौन क्या सोच रहा है, सोशल मीडिया की सारी चीजें जाती हैं, पहले से अंदाजा होता है। तो क्या उनको अंदाजा नहीं रहा होगा भाई ये जो हो रहा है ये कैसे होगा, आगे क्या जाएगा इसका वो मामला? तो ये चीजें मेरे हिसाब से रही होंगी। और आपस की जो कांग्रेस वाली है ना, दूसरा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मेरा नाश हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं। अच्छा, मुझे अगर हम इसको सामाजिक दृष्टि से लें, मान लिया ये समाज में जहर घोलना चाहते हैं, कुछ लोगों की मंशा है, मान लिया जाए, ठीक है, तो फिर क्यों ना समाज अवेयर हो जाए, समाज इन चीजों पे इस प्रकार से रिएक्ट ना करे, समाज एक अपनी एकता से इसका मुंह तोड़ जवाब दे। मान लिया जो SC/ST एक्ट है, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा हमारे समाज पर, और यही चीज इस दिशा में भी जा रही है जो अब ये नोटिफिकेशन आया है। तो समाज को क्या करना चाहिए आपके? इसमें पुनिया साहब जहां लालच जुड़ जाता है ना, तो फिर समाज को बहकाने वाले कुछ लोग समाज तक सच्चाई नहीं पहुंचने देते। कुछ लोगों के लालच के चक्कर में SC/ST का हरियाणा प्रदेश में भारी भरकम नुकसान और समाज को बांटने वाला। तो फिर क्या आप इसको यूं कहेंगे कि ये यूनिवर्सिटियों का SC/ST एक्ट है? ये यूनिवर्सिटीज हैं, जो हमारे स्कूल कॉलेज हैं, वो तो समाज का SC/ST था। ये यूनिवर्सिटीज का SC/ST, आप ये कहेंगे इसको सरल भाषा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझने की बात है। ये जो हमारा SC/ST 89 में लागू कराया था, उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि हमारे दलित भाइयों को प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया ये कानून भविष्य में इस लेवल का बना दिया जाएगा, उत्पीड़न का सबसे बड़ा माध्यम बन जाएगा। 89 में इसको लेके आए थे, कई सालों तक तो कोई ऐसा जहर पैदा नहीं हुआ था ना। 2014 के साथ कुछ गलत होगा, हिनियस क्राइम होगा, तो सख्त कार्रवाई करी जाएगी, और उसमें बड़े गंभीर जो चीजें थी, जैसे मर्डर था, रेप था, इन्हीं को शामिल कराया गया था।
लेकिन 2014 में जो जातीय सरकार थी कांग्रेस की, जिसको ये हो गया था कि सरकार नहीं आनी है, वो इसमें इस लेवल के मॉडिफिकेशन कर गई जो आज सबसे बड़े जहर का कारण बन रही। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उन पे रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई थी वो वर्तमान मोदी सरकार ने उसको तोड़ के उसमें 4 बातें और जोड़ दी। अगर कांग्रेस ने तो इतना करा था, हम 4 और जोड़ देते हैं। आज जो इतना बड़ा ये बना हुआ ना कि फलाना ने मेरे को गाड़ी दे दी, फलाना मेरे से ये रखता है, ये सारा इस 2017-18 के अमेंडमेंट के बाद ही होया मामला है, जिसमें कोई वकील, कोई दलील, कोई कुछ नहीं। और आपको एक और हैरानी की बात बताऊं, ये तो जोड़ने वाले जो लोग हैं जिनको हम ये मानते हैं कि कांग्रेस भी देश की पार्टी है, भाजपा भी देश की पार्टी है, इन्होंने तो ये इसको जहर बढ़ाने वाला बनाया, ना वकील, ना अपील, ना दलील। और मायावती जिसको हम मानते हैं कि खाली जाति की विशेष की नेता है, एससी की नेता है, मायावती ने 2007 में जब सरकार आई थी तो मायावती ने वहां गाइडलाइंस जारी करी थी कि बिना जांच की गिरफ्तारी नहीं होगी। देखो साथियों, कितना गजब की बात बताई। दूसरी बात, कितने गजब की चीज, जिस मायावती के ऊपर ये ठप्पा लगता है कि वो इस प्रकार की राजनीति करती, इस प्रकार की जातियों की राजनीति करती है, उन्होंने इस चीज को समझा और इसमें सुधार किया। इसमें क्या करा था पुनिया साहब, बिना जांच की गिरफ्तारी नहीं होगी और झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ दंडात्मक कड़ी कार्रवाई होगी। ये 2 चीजें ही सुप्रीम कोर्ट ने अमेंड करी थी, 2 चीजें ही समाज ये चाहता है कि वे झूठी शिकायत करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए और जांच करके अगर कोई मामला बनता है तो गिरफ्तारी हो जाए। इतना ही समाज चाहता है, यही इसका दुरुपयोग हो रहा है कि भाई मैंने आप पे लगवा दिया, मैं दलित हूँ, आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल में जाओगे, आपकी जांच होगी, फिर ड्रामा चलेगा। मतलब पहले गिरफ्तारी फिर जांच है। ये सबके अजीब से लगती, गले नहीं उतरती। तो मायावती ने ये मतलब जिसको हम जाति एक की नेता सोचते हैं, उसने सर्व समाज का सोच के इतनी करने की हिम्मत दिखाई। लेकिन इन जो समाज, ये पूरे समाज का ठेका लेते हैं, हिंदू एक का नाम देते हैं, फिर क्या कहें, असली सर्व समाज की नेता तो फिर मायावती से। हाँ, मैं तो कल से यही सोच रहा था कि मायावती को ही प्रधानमंत्री बनाने की पहल करनी चाहिए। फिर तो सर्व समाज की नेता, दलित भाइयों का भी थोड़ा कालजा सिड़ा हो जाए, इनका भी है वे जाट तो बिलाप आपकी पीटे हैं, हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। बे सारों को मिल मुल के मायावती जी से संपर्क करके, जी हम तो छत्तीस बिरादरी की तरफ से, हरियाणा वाले तो देख लिया तमाशा, कांग्रेस का भी देख लिया, बीजेपी का भी देख लिया, अब बात कहते कुछ है करते कुछ है। मायावती कम से कम जैसे है भीतर बाहर की एक तो है उसकी सोच, तो ठीक बात है। तो वे मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की पहल करनी चाहिए। एक तो इन भाइयों का जहर ये खत्म हो जाएगा कि हमारे को राज में देख के राजी नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा ये कांटा बना हुआ है एससी एक्ट का दुरुपयोग, कम से कम वो लेडी हिम्मत कर सकती है कि इसका जो दुरुपयोग है वो रोक पाए। इनकी हिम्मत तो रही नहीं। राहुल गांधी इनसे 1 कदम आगे, ये फिर 2 कदम आगे। और ये सेम एक्ट पुनिया साहब हम चर्चा करया करते, राहुल गांधी ने ये तेलंगाना और कर्नाटक की सरकारों को सख्त आदेश दे रखा है, चिट्ठी के माध्यम से भी और वैसे भी, रोहित वेमुला के नाम से एक्ट बनाया जाए। सेम यही SC ST प्लस OBC इनको छात्र जो ये लाया है ना, मान ले नोटिफिकेशन, सेम ये कांग्रेस वाली सरकारों में राहुल गांधी ने सख्त आदेश दे रखे थे। तो फिर इनका अब वो लेट हो गए थोड़े से। अच्छा, इन्होंने वो पहले फेंक दिया पत्ता। अच्छा, वो सेम जो था ना, इसलिए तो कांग्रेस बोल नहीं रही। मतलब कहीं न कहीं जैसे जो जातिगत जनगणना है, इसकी बात कांग्रेस पार्टी करती थी, ये मना करया करते, ये तो जहर फैलेगा, हिंदू टूटेगा, बटेगा तो कटेगा। और अब ये फिर कर दिया, और इन्होंने फिर कर दिया। तो ये वही कहानी चल रही, सेम कैसेट है जी। ये दिखाने गए आपस के विरोधी हैं इनकी सारी, या तो अच्छा इसमें एक पक्ष और आता है, ये कह रहे हैं भाई ये हमने जो हमारे SC ST के भाई हैं उनके साथ गलत होता था यूनिवर्सिटीज वगैरह में, कॉलेजेस वगैरह में, हम उनको न्याय दिलाने के लिए लाए हैं। तो इस तर्क में कितना दम है? पुनिया साहब, जिसने कॉलेज यूनिवर्सिटी देखी है ना, उसको पता है जाति के नाम पे, हरियाणा की तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी लेता हूँ। जाति के नाम पे कोई ना तो आपस में ग्रुपबाजी है, ना जाति के नाम पे तनातरी है। मैंने साथ राजनीति करी है, 36 बिरादरी के उसमें भाई होते हैं, जिसके साथ मेरे वाइफ्स मिलते हैं, विचार मिलते हैं, वो साथ बैठता है, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं। जिसके साथ नहीं बनती, वो चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, वे लठ बजते हैं। तो हरियाणा के कॉलेजेस में ये जाति के नाम पे कभी नहीं रहा है, कभी 100 साल पहले काम कह नहीं सकते, हमारी देखत में रहा नहीं है। और अब दिन प्रतिदिन समाज बदल रहा है। आज कौन इतना लाचार कमजोर रह रहा है कि उसको कोई दबा लेगा। अब ये मैं आज आप कमेंट की कह रहे थे ना, मैं कमेंट देख रहा था, मतलब अपने आप को जो कहते हैं हम तो SC हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, वो ऐसे कमेंट कर रहे हैं, देख लेंगे, नंगा कर देंगे, ये कर देंगे। वहां यार जुल्म की बात तो ये है ना, पीड़ित जब जरूरत होती है एक्ट के पीछे छिपने की तो पीड़ित हो जाते हो, वरना नु कहते हो धरती में मार से तकड़ा है कौन। या तो वे तकड़े बन लो और या फिर पीड़ित बन लो, ये दोगला सौदा तो ठीक नहीं है ना। तो सच्चाई आज के दिन पुनिया साहब ये है, पीड़ित वो है जो आर्थिक रूप से गरीब है, कमजोर है। वो पीड़ित जाटों में भी हैं जो बेचारे कमजोर आर्थिक रूप से, वो ब्राह्मणों में भी हैं। सभी जातियों में जो गरीब रहे ना, वो तो भाई कमजोर है, लाचार है, पीड़ित है। लेकिन जिसका वो IAS लाग रहा है, जो चोखे रुपये कमा रहा है, वो चाहे दलित हो,
चाहे वो गुज्जर कोई भी हो, वो कहाँ से दलित रह रहा है भाई। तो जाति के नाम पे तो पुनिया साहब ये दलित और अगड़े की कोई परिभाषा रह ही नहीं रही है। ये तो पार्टियों ने इनके पास बड़े बड़े राइटर होते हैं, वो लोगों के दिमाग में मत्थे बन रखी है। अगर आर्थिक आधार पे समाज का दायरा तय कराया जाता तो चलो उसमें से 90% दलित तो आते हैं उसमें, चलो 10% तरक्की कर रहे थे, 10-20% उसमें जाट और जो कमजोर है वो भी आ जाते। क्या फर्क पड़ना था इससे? या मोहर लगवानी जाति की जरूरी है? एक तरफ तो आप जाति मुक्त भारत की बात करते हो, जुल्म की बात है, आरक्षण लेने के लिए तो आप ठप्पा चाहते हो जाति का, और फिर आपको जब समान चाहिए विला नाना विला जातिगत भेदभाव गलत है, बराबर होना है ना, बराबर। कागज से जाति आप नहीं खत्म कर पा रहे हो तो समाज से खत्म कैसे होगी? दूसरे की जाति का नहीं पता है, लेकिन जहाँ कोई सभा होगी या कहीं कागज पे लिखना पड़ेगा, फटाफट लिखा जाएगा ये इस जाति का, इस जाति का। आप कागज से जाति को खत्म कर दो, आर्थिक आधार पे सारी चीजों को कर दो। और देखा जाए तो देश में राज भी कागज का है, कागज से चलता है, कागज का राज है जी। आज के दिन जो इकोनॉमिक पहले तो बात होती है आर्थिक आधार पे गड़बड़ी करके फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, आज के दिन तो सारा डाटा ऑनलाइन पड़ा है और खुला निवारण तंत्र है। मैं अगर मान लो बनवा लूं गरीब का तो भाई फोटो खिंचेंगे, भाई यो गाड़ी ले रहा है, भाई यो जहाज ले रहा है, क्लियर है चीजें सारी। आज के दिन समाज को आर्थिक आधार पे ये वर्गीकरण कर पाना ज्यादा मुश्किल है नहीं। और आर्थिक आधार पे यदि कोई ज्यादा गरीब है, ये मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा ज्यादा गरीब है दलितों का, उसको आप जैसे SC SC भी बना रखा है, BC ऐसे बना दिया जाए। अगर इस देश को पुनिया साहब आगे बढ़ना है तो जाति के नाम पे जितनी योजनाएं बनी हुई हैं समाज को सपोर्ट की, उनको आर्थिक आधार पे बनाना होगा। यदि जाति का कंसेप्ट दूर करना है, जहर दूर करना है तो अब आप बात तो कर रहे हो जाति खत्म वैसे करेंगे। मदद दे दो आप, मतलब है ना, किसी को अगर आपको लगता कि ये भाई कमजोर है, उसको आप शिक्षा में है, कोई आर्थिक मदद करनी है, कोई और उनके लिए आर्थिक आधार पे दे दो ना, आर्थिक आधार पे उनको मदद दे दो। ये सच्चाई है कि कुछ भाई कमजोर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अगर आप उनको, उनका उत्थान चाहते हैं, उनको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप उनको मजबूत करना चाहते हैं, तो अलग प्रकार के, और सही में सपोर्ट भी वही होगा, सपोर्ट भी होगा। देखो में तो इनके भाइयों के दिमाग में मदद दीजिए, इन भाइयों के दिमाग में कोई भर दिया, अगर तुम सामाजिक तौर पे ऊपर उठोगे वो ज्यादा जरूरी है। आज के दिन सामाजिक तौर पे बड़ा वो है भाई जिसकी गोद में रुपये हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, सामाजिक रूप से मजबूत है। सही कह रहे हैं, सच्चाई तो ये है। अब सामाजिक रूप से कौन सी मजबूती होती है? जिसके बिना काम नहीं चलता। गोद में रुपये है तो सारा सुदा सलाम करे है, कौन तने क्या चीज नाट देगा। अब कोई ये अफसर लग रहा है, SC हो चाहे ST कोई भी जाति का हो, उसका आगे सारे धोखे हैं। बड़े तो बड़ा खापा का प्रधान भी आराम आराम बिठा हुआ है, और वह कितना ये बड़ी जाति हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, राजपूत, आर्थिक तौर पर गरीब हो तो उसने कोई कुछ नहीं पूछता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पैमाने थे ना भाई, ये कहावत है ना, ये जातियों की लीदी, गरीब की बू सबकी बाबी। गरीब चाहे कोई हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वो ऐसे ही है। और जो भाई साहब कह रहे हैं कि अगर आप पढ़ लिख गए, अफसर बन गए, आपके पास पैसा आ गया, ताकत आ गई, तो फिर आप क्या नाता बड़ा बन जाता है। हमारे गांव समाज में हम देखते हैं जिसका ब्याह तो ना उसका नाता बड़ा हो जाता है। अच्छा फिर गरीब का नाता छोटा हो जाए। इनकी आ जाती है बिला ना आपस में, है ना, रिश्तेदारी करेंगे ना, ब्याह करेंगे। वो देखा था कि इनके IAS का बयान था, भाई ये तो छोरी देंगे जब बराबरी होगी। आपस में शादी का जो कंसेप्ट है बड़ा पवित्र कंसेप्ट है। आदमी अपनी सामाजिक या अपने 100 तरह के दिमाग लगा के करता है अपने दायरे में। अगर जाति की बराबरी जो है वो ब्याह करणताएं हैं तो SC में जितनी जातियां आपस में ब्याह करती है पुनिया साहब, बिल्कुल राइट। OBC में जितनी जातियां आपस में करती हैं, OBC में गुज्जर भी है, यादव भी है, कुमार भी है, लोहार भी है, करे हैं आपस में ब्याह। SC में हमारी रविदासिया चमार समाज भी है, वाल्मीकि समाज भी है, दानक समाज भी है, करते हैं आपस में। अगर आपस में शादी करना बराबरी का पैमाना है तो खुद के तो करो बराबरी, फिर तो अगले किसी दूसरे ने कहने के अधिकारी हो गए। और शादी का तो ऐसा कंसेप्ट बड़ा है यो। इनके जो ग्रुप है ना, या मान ली इनकी सोच का दायरा है, भोले भाइयों की सोच का दायरा, उसमें बड़ा बना रखा है। ब्राह्मण जब तक तारा छोरी नहीं ब्याह होंगे नहीं, इतने तारी बराबरी ना मानी हो, तुम आपस में तो बहनी शुरू कर दो। फिर तो एक चीज और देखिए, शादी का मामला ऐसा है, मतलब आपका रिश्तेदार है और आपके दूसरे रिश्तेदारी में कोई लड़की है, वो आपके कहने तो को नहीं करता रिश्ता। और क्यों करना चाहिए? हाँ, क्यों करना चाहिए? इसलिए ये तो मामला ऐसा, आदमी बहुत पड़ताल जांच सारी चीजें करके, जब सारी चीजें फिट बैठती जब जाके शादी हुआ है। मतलब मैं जाट हूं और मेरे रिश्तेदार भी जाट, अगर मैं अपने किसी रिश्तेदार की इन्होंने शादी कराऊं तो वो मेरी भी कोई नहीं मान दे, तो ये तो एक थोथी बात है, इसमें कोई दम नहीं है। दूसरी बात है, सच्चाई यह है पुनिया साहब, 90% एनर्जी इन भाइयों की इसी बात पे दुआ रखी। नहीं चलो, अब सामाजिक रूप से तारी तरक्की जब मानियो, जब अपर कास्ट में तुम्हारी शादी होने लग जाए और उसी को लेके अपनी ऐसा डंडा साहब, मेरी भी काफी भाइयों से बात होती, ऐसे भी कुछ एक आदमी है, बहुत सारे भाई हैं जो हमारे अन्य समाजों में हैं, वो भी सारी चीजों को समझते हैं। ऐसे भाई मेरे को मिले, वो कह रहे कि नहीं, हम ही इस कंसेप्ट को पसंद नहीं करते जी कि आज भारत देश को जरूरत है एक प्रधानमंत्री के रूप में। इसको आप एनालिसिस करके कह रहे हैं, बिल्कुल अंदर से कह रहे हैं,
भावना से कह रहे हैं, मतलब क्या आपका ये देखो एक बड़ी बात आई आज आपकी तरफ से, काफी बड़ी बात हो सकती है। मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। देश में हालात ये हैं कि हमारे एससी के भाइयों के दिमाग में ये डाल दिया है कि तुम्हारे को हजारों साल शोषण कराया गया, लूटा गया, मारा गया, और वो उनके दिमाग से निकल के नहीं दे रहे कि भाई तुम्हारा तो कभी राज रहा नहीं। हालांकि अब तो ये राज वाली भी कहानी जोड़ ली, फलाना राजा मारा था, वो मारा था, लेकिन भाई ये तो अपर कास्ट ने राज कराया है, तुम्हारे को गुलाम रखा है, ना तुम्हारी जमीन छोड़ दी, ना तुम्हारी इज्जत छोड़ दी, ना तुम्हारे पैसा छोड़ा, और इसलिए जब तक तुम्हारे हाथ में संसाधन राज नहीं आ जाएगा इतनी बराबरी नहीं होगी। अब आरक्षण जो था 10 साल के लिए दिया गया था, धीरे धीरे आगे इसमें सुधारा जाना था। अब आरक्षण आज अधिकार बन गया। आज कोई दलित जाति का भाई ये नहीं कहता आरक्षण। अब मान लो हम किसी की मदद करते हैं, सारा गांव मिलके किसी की मदद करता है, अगले को थोड़ा बहुत तो ये होना चाहिए वो गांव अपना कि मैं अपना हिस्सा दे रहा है। अब 100 में से 50 नौकरियां आरक्षित वर्ग को दे दी गई। अब जो दी गई है ना 50%, उनको इस बात का कोई एहसान नहीं है कि बाकी 50 की मेरिट में से तुम अपना वो ले रहे हो। ये एक किस्म से बैसाखी दी गई है, अगर भाई ये तरक्की कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आज के दिन वो हंगा हो रहा है, हमारा अधिकार है। क्यों अधिकार है? बोले हमारे साथ हमारा शोषण हुआ है। कितने साल शोषण हुआ है? हजारों साल शोषण हुआ है। 75 साल से तो कानून का राज है पुनिया साहब। 75 साल से तो हमारे दिखाई देती चीजें हैं, संविधान के तहत काम हो रहा है। 75 साल में तो नहीं हुआ होगा शोषण। उससे पहले 200 साल अंग्रेजों का राज रहा। अंग्रेजों का राज में भी कहते हैं बढ़िया राज था, वो भी शोषण नहीं हुआ। 700-800 साल मुसलमानों का राज था, वो भी ये हमारे दलित जो चिंतक हैं ये बताते हैं कि बढ़िया राज था। 800-700 साल का तो प्रत्यक्ष दिखता राज है जिसको ये भाई बढ़िया मानते हैं, और 800-700 साल के बढ़िया राज के बाद भी आज कहते हैं कि हमारा लूट होगी, शोषण होगा, ये हो गया। तो ये जो इनके दिमाग में वहम डाल दिया गया ना पुनिया साहब, इसका निवारण यही है, एक बार इनको ही बैठा दिया जाए प्रधानमंत्री के पद पे, तुम बैठ लो और तुम देख लो बराबरी कैसे आ सकती है, और अपने तरीके से आप चीजें कर लो, अपने तरीके से कि मैं देश का। क्योंकि अगर ये चीजें पुनिया साहब चलती रही ना, क्योंकि जो अपर कास्ट के नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बीजेपी वाले हों, इनके भीतर तो सच्चाई कहने की सामर्थ्य बची नहीं है। सभी को पता है कि आरक्षण आज ऐसी जहर बन गया है जो देश की नस नस में व्याप्त होकर देश को बर्बाद करेगा। इसको सुधारने की बात कोई नहीं कहना हिम्मत रखता। इवन ये भी नहीं कह रहे अगर आरक्षण का लाभ लेके जो एसपी, डीसी, आईएएस, आईपीएस बड़े पदों पे चले गए वो इसको छोड़ दें, वो कहने की हिम्मत नहीं है। दलित वर्ग को ये समझाने की हिम्मत नहीं है कि भाई तुम्हारा जो तबका तरक्की कर गया, जो दायरे से बाहर चला गया, एमएलए एमपी से बड़े अफसर बन गए, उनको तो कम से कम क्रीमी लेयर में लेके इसको बाहर निकाल दिया जाए। उतने कहने की हिम्मत इन नेताओं की नहीं है वर्तमान में। वोट बैंक की ये वोट बैंक की वजह से है। और ये कहने की हिम्मत, और मैंने जैसे आपको एससी एक्ट का उदाहरण दिया यूपी में, ये करने की हिम्मत ऐसे ही आदमी में हो सकती है जो दलित वर्ग से हो, जो अपने वर्ग को कम से कम समझाने की हिम्मत रखता हो। तो मायावती ने वो हिम्मत दिखाई थी। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें तो जीरो, नरेंद्र मोदी से कोई संभावना नहीं, राहुल गांधी से कोई संभावना नहीं, तो कम से कम उसने कर तो रखा है मायावती ने। तो गंभीरता से मैं इस बात को कह रहा हूं, कम तक विचारक तो है। हाँ जी, उसमें कम से कम इतना तो दिखाई देता है। खुद के आदमी को अब मन ने कोई मेरे समाज की गलती कहनी है, अगर मैं वोट बैंक का चस्कू नहीं हूं तो कहने की हिम्मत रखूंगा। नरेंद्र मोदी कभी दलित समाज को ये नहीं कह सकते कि भाई आरक्षण की व्यवस्था में, एससी एक्ट की व्यवस्था में जातिवाद के जहर को कम करने के लिए होना चाहिए, ना राहुल गांधी कह सकता। मायावती कह सकती है, हमने तो देश की सोचनी पड़ेगी, देश की सोचने के हिसाब से वो फार्मूला दिखा। मायावती जरूरी है। अच्छा, स्वर्ण समाज की मजबूरी है, मायावती जरूरी है। हाँ, स्वर्ण समाज की मजबूरी है, मायावती जरूरी है। अब आगे